नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम आज एक प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न होंगे और इन सभी प्रश्नों को हम यहाँ अभी हल करेंगे। साथियों, यह जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको पुलिस भर्ती परीक्षा, आर ओ ERO और जो आपका UP PSC का जो CSET की परीक्षा है उसमें हिंदी अनिवार्य है, उसके लिए भी आपको लाभान्वित करेगा। तो साथियों चलिएगा हम देखते हैं इन सभी प्रश्नों को। तो देखिएगा, इसमें जो पहला हमारा प्रश्न है वो है, हिंदी भारत की है, सही विकल्प का चयन करना है। बताइएगा, हिंदी भारत की है मूल भाषा, राजभाषा, अंतर्राज्यीय भाषा या राष्ट्रभाषा। तो आप लोग बताएं, इसमें हिंदी जो है वो भारत की कौन सी भाषा है, आप उत्तर दीजिएगा। तो इसमें साथियों सही उत्तर हो जाएगा, जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है। भारत के संविधान के नज़रिए से देखा जाए तो भारत को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और भारत को राजभाषा का जो दर्जा प्राप्त है वो आपका किस अनुसूची और किस अनुच्छेद के तहत है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और भारत के संविधान में कितनी जो भाषाएं हैं संविधान में 8वीं अनुसूची में, वो आपको बताना है कितनी भाषाओं को रखा गया है 8वीं अनुसूची में। चलिएगा देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से रिजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा। रिजु का आप बताइएगा विरुद्धार्थी कौन सा होगा। सुर, वक्र, सरस या मिथ्या। रिजु का आपको बताना है कौन सा विरुद्धार्थी होगा। तो जो रिजु का होगा वो हो जाएगा आपका वक्र। विलोम शब्द रिजु का कौन सा होता है, वक्र होता है, याद रखना है। चलिएगा देखते हैं। अगला है, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये पुराना पूछा हुआ प्रश्न है कि 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार, तो पुरस्कार से संबंधित भी आपको एक सवाल परीक्षा में मिलेगा। तो इसमें जो 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार सम्मानित बताना है, इसमें से चित्रा मुदगल, असगर वजाहत, इंदिरा डांगी, मनोज कुमार पांडे, किसको रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार मिला है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, तो असगर वजाहत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। माफ करें। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। नीचे दिए गए शब्द जो हैं किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं, बताना है। अच्छा, दानी, न्यायी और कृपालु किस प्रकार का गुणवाचक विशेषण है। आकार बोधक हैं, गंध बोधक हैं, गुणबोधक हैं या दोष बोधक हैं। बताइएगा सही क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें आकार बोधक तो है नहीं, ना ही गंध बोधक है। अच्छा क्या है, गुण है। दानी ये भी किसी व्यक्ति का गुण है, न्यायी है ना, ये भी गुण है, और कृपालु ये भी गुण है। तो ये सभी जितने भी ये जो विशेषण हैं ये सब गुणबोधक विशेषण हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटना है। बताइए, तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम के, या बिना कड़ी परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते, या कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते, और बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। कौन सा आपको सही विकल्प दिख रहा है, आप बताना है। सही आपको विकल्प इनमें से बता देना है। बताइएगा। तो सही जो है वो यही है कि कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है,
कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया है, बताइएगा। किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान मिला है कथाकार संजीव को, बताइएगा। तो सही उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा बताना है। सात समंदर पार, डायन, जंगल जहाँ शुरू होता है, या ऑपरेशन जोना की। तो जंगल जहाँ शुरू होता है उसके लिए उनको इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान मिला। तो सम्मान पुरस्कार ये सभी पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो ये आपको जो भी मतलब समसामयिक पुरस्कार हैं दिए गए हैं हिंदी से संबंधित, वो सभी आपको याद करना है और उनको नोट करके रखना है। तो चलिएगा हम पूछते हैं, अगला है कि यह जीवन क्या है, निर्झर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है। यह जीवन क्या है, निर्झर है। उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, रूपक अलंकार या व्यतिरेक अलंकार। आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। यह जीवन क्या है, निर्झर है, बताना है। तो जो जीवन है, जीवन को किसका रूप दिया गया है यहाँ, तो निर्झर का रूप दिया गया है। तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला जो प्रश्न देखते हैं, अगला है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनना है। स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभाव रूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, या स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। तो आप लोग बताएं इसमें से सही कौन सा हो जाएगा। तो स्वभाव के प्रतिकूल, प्रतिकूल तो देखिए उल्टा हो जाएगा, स्वभाव के प्रतिकूल ये तो गलत है। स्वभावारूप तुम्हें, ये भी गलत हो जाएगा। स्वभाव के अनुकूल तुम्हें काम करना चाहिए, या स्वभाव, ये देखिए गलत लिखा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। स्वभाव नहीं होता, स्वभाव होता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही है कि स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। अगला देखते हैं, अगला है याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। याचना बताइए, याचना का बहुवचन क्या होगा। याचनाओं, याचना, याचनई या याचनाएं। देखिए याचना शब्द ही क्या है, आपका बहुवचन है। तो याचना का बहुवचन ही याचना ही हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप नोट करें। दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, आपको बताना है। विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी बताइए। अनल, बाजी, अमी या कानन। तो विपिन का मतलब क्या है पहले आप बताइए। देखिए विपिन माने होता है वन, जंगल, है ना। तो सही जवाब आपका कानन हो जाएगा, क्योंकि कानन माने भी जंगल या वन या विपिन होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है आपका निम्न विकल्पों में से सही विकल्प छांटना है। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। जीवन, ये जीवन ही गलत लिखा है, क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट नहीं करें, ये तो गलत ही हो जाएगा। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ये भी गलत लिखा है, क्योंकि ये नष्ट गलत लिखा है, क्षणभंगुर भी गलत लिखा है। जीवन क्षणभंगुर, क्षणभंगुर है ये, है ना, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में सही विकल्प छांटना है। ये तो आपका देख ही लिया हमने। और चलिए 12वां देखते हैं। अगला है अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। अल्पाहारी शब्द के लिए, अल्पाहारी जो कंदमूल खाता हो, जो फल खाता हो, जो पकवान खाता हो, या जो कम खाता हो। देखिए अल्पाहारी माने, अल्प माने थोड़ा खाने वाला, अर्थात जो कम खाता हो। बहुत ही इजी है ये। अगला है लोग आजीवन टट्टू की तरह जुते रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताना है। टट्टू की तरह जुते रहते हैं। टट्टुएं, टट्टुओं, टट्टू या टट्टुओं, टट्टुओं। बताइए, आपको बताना है टट्टू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो टट्टू का टट्टुओं हो जाएगा, टट्टुओं। अलंकारों के मुख्य भेद कितने माने जाते हैं, बताइए। अलंकार मुख्य भेद कितने हैं,
तो अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं, आपको याद रखना है। तो एक तो आपका हो जाता है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी में किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी में किस लिपि की? देवनागरी, गुरुमुखी, कैथी या खरोष्टी? ब्राह्मी, बताइए ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है? आप इसको बताएंगे किस की मानी जाती है। तो जो ब्राह्मी लिपि है उससे किसकी मानी जाती है, आप बताएं। ब्राह्मी, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब जो है आपका देवनागरी है। क्या है? देवनागरी। अगला है, रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? रतिपति, निशाचर, जगदीश, पंचशर या अलकापुरी? बताइए रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? रतिपति शब्द का समानार्थी आपको बताना है, इनमें से क्या हो जाएगा? रतिपत का क्या हो जाएगा? तो रतिपत का सही हो जाएगा पंचशर। क्या हो जाएगा? पंचशर। और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब हो गए। क्या हो गए? सही विकल्प बताना है इसमें। निरुत्तर, निरादर, निरुत्तर, निरंतर या शर्मिंदा? तो क्या हो जाएगा? सभी कैसे हो गए? निरुत्तर हो गए, माने जिसका जो कोई उत्तर नहीं दे सका, निरुत्तर हो गए। अगला है, जयद्रथ वध। जयद्रथ वध किस लेखक या लेखा की कृति है? जयद्रथ वध महादेव वर्मा, श्वेतेंद्र पंत, मैथिलीशरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद? जयद्रथ वध किसकी रचना है आपको बताना है। तो जयद्रथ वध जो है वो मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। आपको बताना है कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शक गण, देखिए विशेषण बताना है आपको। तो निश्चित है, परिमाणवाचक है, निश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर आप समझें। परिमाणवाचक में आप किसी चीज़ को माप सकते हैं और संख्यावाचक में आप किसी चीज़ को गिन सकते हैं। निश्चित वही होगी जो आप निश्चित कर सकें, अर्थात 1 2 3 4 ये निश्चित है। अनिश्चित में हम कह सकते हैं अधिक, थोड़ा, कई, बहुत, ये तो ये अनिश्चित है। तो पहले तो दर्शक गण है तो गिने जा सकते हैं, तो पहले तो संख्यावाचक होगा। और कई हैं तो ये आपका अनिश्चित है। कई में तो 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। तो अनिश्चित संख्यावाचक अर्थात चौथा आपका सही हो जाएगा, चौथा अनिश्चित संख्यावाचक। अगला है, अगला ये है कि ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा है कि ढोल के अंदर पोल? कहीं ठौर ठिकाना नहीं, मूर्ख व्यक्ति सेखी बगाड़ता है, औकात से बढ़कर सपने देखना, और दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, ढोल के अंदर पोल। तो कौन सा सही होगा? इसका सही हो जाएगा दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या है, अगला है हमारा कि तेज गर्मी में चलने के कारण वह हो गया। बताइए इनमें से क्या होगा? वह हो गया अचेतन, मृत, निर्जीव या निश्चेतन? तेज गर्मी के चलने के कारण वह कैसा हो गया आपको बताना है। तो सही उत्तर अचेतन हो गया, चेतनावस्था उसकी नहीं रही। अगला है, विदित ने मित्रों से कहा कि उदित की गेंद चाहिए। विदित ने मित्रों से कहा कि उस उदित की गेंद चाहिए। अब इसमें आपको जो सही विकल्प हैं रिक्त स्थान भरने, उनमें से कौन कौन से? अपने, उसको, उनके, आपको के, उनको, इन या उसे? इनमें से कोई दो जो आपके फिलअप यहाँ करने हैं, इनमें भरना है। विदित ने क्या कहा है? विदित ने कहा है, मित्रों से कहा कि उदित की गेंद चाहिए। तो विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उदित की गेंद चाहिए, कि उसको
उदित की गेंद चाहिए। आपका कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन सा होगा? सरसिज, नलिन, नौकर, आदेश या दृग। सरसिज शब्द का, तो सरसिज शब्द का हो जाएगा आपका कौन सा इनमें से? नलिन हो जाएगा, नलिन। आपको अगला बताना है कि अर्थ के अनुसार के कुल भेद हैं। अर्थ के अनुसार किसके? बताइए। इनमें से आपको बताना है संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण और निपात और समुच्चय बोधक। इनके में से कितने कितने बोध हैं? किसके अनुसार? अर्थ के अनुसार। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा इसमें? संबंध बोधक जो अव्यय हैं इसके कितने भेद हो जाते हैं अर्थ के अनुसार? आपके माफ करें साथी। तो संबंध बोधक अव्यय है, अर्थ के अनुसार इसके कितने भेद हो जाएंगे? अगर हम कहें तो 8 भेद हो जाएंगे। कितने? 8। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें अर्थ के आधार पर देखा जाए तो? पहला। अगला है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? तो साथियों ये शब्द श्लेष, यमक अलंकार, विपसा अलंकार, उपमा, तो ये उपमा के भेद हैं। किसके हैं? उपमा। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई धनवान तो कोई, बताना है आपको। संसार में सभी तरह के लोग होते हैं, तो कोई उदार तो कोई, आपको बताना है अनुदार, और कोई धनवान तो कोई रंक। ये आपका सही हो जाएगा इसमें कि कोई उदार कोई अनुदार, है ना, या कि कोई उदार है तो कोई संकीर्ण और कोई धनवान है तो कोई निर्धन। तो ये सही है आपका, पहला ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है, उदार है तो कोई संकीर्ण और कोई धनवान है तो कोई निर्धन, ये सही बैठ रहा है बिल्कुल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? देखिए इसमें आप देख पा रहे हैं रा वर्ण की पुनरावृत्ति है, इसलिए जहाँ वर्ण की पुनरावृत्ति होती है वहाँ आपका कौन सा अलंकार होता है देखना है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा? अनुप्रास। चलिए देखते हैं अगला है प्रश्न हमारा कि चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चाहिए, सही मुहावरे को छाड़कर वाक्य पूर्ण करना है। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चाहिए चादर तान कर सोना, छठी का दूध याद आना, चुल्लू और पानी में डूब मरना, या चैन की बंसी बजाना। तो क्या सही उत्तर होगा इसका? सही उत्तर होगा कि चुल्लू और पानी में डूब मरना। चोरी करके ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। लज्जा किस लेखक लेखिका की कृति है? यशपाल, तस्लीमा नसरीन, कन्हैयालाल या जैनेन्द्र कुमार। लज्जा ये किसकी कृति है आपको बताना है। लज्जा तो सही है आपका, लज्जा जो है आपकी जो कृति है वो तस्लीमा नसरीन की कृति है। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा बताओ? बिल्ली शब्द का पुल्लिंग, तो साथियों बिल्ली शब्द का जो पुल्लिंग है वो आपका हो जाएगा बिलाव। बिलाव होता है। अगला है हमारा प्रश्न, उन्नति शब्द का विलोम पहचानना है। उन्नति, देखिए उन्नति, प्रोन्नति, असफल, पतन या अवनति। तो उन्नति का आपका क्या होता है? उन्नति का आपका हो जाएगा अवनति। उन्नति का अवनति होता है। और अगला है शीशम, इस शब्द का लिंग क्या होगा? शीशम, शीशम शब्द का लिंग आपको बताना है। शीशम शब्द का लिंग क्या होगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, कारक, सहायक क्रिया। तो आपको लिंग बताना था। लिंग क्या हो जाएगा? तो साथियों पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। और अगला है आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए।
भेड़ बकरी की तरह हाँकने का, वचन बदलना है। भेड़ बकरियों, भेड़ बकरियां, भेड़ों बकरियों। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? भेड़ बकरियों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला आप एक वचन ही रखेंगे, दूसरे में आप बहुवचन करेंगे। अगला है खटाई में पड़ना मुहावरे का क्या आशय है? खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ना मुहावरे का क्या आशय है? पछतावा होना, निर्णय ना होना, बहुत कष्ट होना या नुकसान होना। खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ने का क्या हो जाएगा, आप बताएं। तो खटाई में पड़ने का मतलब क्या है? किसी चीज़ को खटाई में पड़ना माने पछतावा होना, निर्णय ना होना। बात खटाई में पड़ गई माने निर्णय नहीं हो पाया, बात खटाई में पड़ गई माने निर्णय नहीं हो पाया। अगला है कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं। इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं। संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भविष्य, संदिग्ध वर्तमान या सामान्य भविष्य। कदाचित, तो कदाचित का प्रयोग हुआ है तो क्या हो जाएगा इसमें? संभावना है पहले तो, है ना, और आ जाएं या आ जाएंगे तो बात भविष्यत की है। किसकी है? भविष्यत। तो यही आपका सही हो जाएगा। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ बताना है। आटे दाल का भाव मालूम होना क्या हो जाएगा? मुसीबत में पड़ना, कंगाल होना, घर में राशन लाना या कष्ट का अनुभव होना। आटे दाल का भाव मालूम होना माने कष्ट का अनुभव हो जाना। तो साथियों, ये हमारे कुल 40 या कहें तो कुछ इसमें प्रश्न छूट गए थे, या 35 के करीब प्रश्नों का ये हमारा प्रैक्टिस सेट रहा। तो आपको प्रैक्टिस सेट ये कैसा लगा? और हम चाहते हैं ये प्रैक्टिस सेट ऐसे ही अनवरत आपके तक साझा करते रहें। इसके लिए आप लोग थोड़ा हम लोगों का साथ दीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।